नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। पटना में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित व्यावसायिक समागम में आज सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे निवेशकों को सीएम ने भरोसा दिया कि सरकार पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारोबारी को कोई परेशान करेगा तो 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होगी। सीएम ने कहा कि हर 3 महीने में पुलिस अधिकारी उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने बिजली संकट को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लगातार बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं। इस पर सीएम ने गंभीरता से बात की। लोगों को परेशानी ना हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने के निर्देश दिए, जिससे लोगों में आक्रोश है। क्लब के लगभग 600 कर्मचारियों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। नौकरी की सुरक्षा और आगे की व्यवस्था को लेकर स्पष्टता के अभाव में कर्मचारी चिंतित हैं। गुस्साए कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पटना में व्यापार समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के विकास का नया विजन पेश किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को विश्वास और सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि निवेश की कमी दूर करने के लिए अपराधियों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक हर 3 महीने में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने पुराने औद्योगिक क्षेत्रों जैसे पाटलिपुत्र में भूमि के स्वरूप को सेवा, आईटी और होटल क्षेत्रों के अनुरूप बदलने की नीति की घोषणा की है। साथ ही चर्चा में बिहार के गौरवशाली अतीत, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र से लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास को भी शामिल किया गया, जिसमें औद्योगिक वृद्धि के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रारूप पर बल दिया। जल प्रबंधन, जीएसटी और आर्थिक सुधारों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और चीनी और दवा क्षेत्रों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर राजस्व सृजन पर भी प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त शिकायत निवारण के लिए सुदृढ़ शासन प्रणाली और सभी ब्लॉकों में मॉडल स्कूल स्थापित करने, बिहार को शिक्षा व उद्योग का केंद्र बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने जैसे प्रस्ताव रखे गए। और जिसका आपने थीम दिया है व्यावसायिक समागम, इस कार्यक्रम में उपस्थित बीसीसीआई के अध्यक्ष पीके अग्रवाल जी, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरे सचिव और बिहार के फाइनेंस सेक्रेटरी संजय सिंह जी, विशाल टेकरीवाल जी, एनके अग्रवाल जी, मुकेश कुमार जैन जी, राजेश जैन जी, सुभाष कुमार पटवारी जी और इस मंच के सामने उपस्थित बीसीसीआई से जुड़े हुए सभी साथीगण, आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ऐसी संस्था जो लगभग 100 वर्षों से बिहार की समृद्धि में अपना हाथ सहयोग कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़े इसकी चिंता करते रहें। अपना बिजनेस तो आप जरूर करते हैं, लेकिन समाज की उन्नति कैसे हो, समाज के कल्याण में अपनी भागीदारी लगातार सुनिश्चित करते रहें। सामाजिक संरचना कैसे बदले, और ये इतिहास है कि 1926 में जब आप इस पूरे संगठन का गठन कर रहे होंगे, तभी बिहार में पहली बार लोकतंत्र भी स्थापित हो रहा था और लगभग 100 वर्षों से बिहार के लोग किसी न किसी रूप में मतदान की प्रक्रिया शुरू करने का काम किया। वो ऐतिहासिक क्षण रहा होगा कि आज हमको आने का भी मौका मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बीच में आए थे, हमारे उद्योग मंत्री जी आई थी और भी कई साथी, प्रमुख साथी अपनी बातों को
रखा होगा। लेकिन मेरा मानना है साथियों कि अभी कई चीजों पर अग्रवाल जी ने कहा अपनी बातों में कि उद्योग पॉलिसीज हमने बनाए 2025 में, कई संशोधन लाए, आज भी कई संशोधन करने हैं। लेकिन मैं बीसीसीआई के पास इसलिए आया हूं कि इंडस्ट्री खड़ा करने में विश्वास सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, आपकी जरूरत है। हमको इन्वेस्टमेंट की दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट पर्याप्त है और इन्वेस्टमेंट करने लोग आ भी रहे हैं। लेकिन बिहार के इंडस्ट्री से जुड़े लोग, इसका विश्वास होना सबसे प्रथम है। ये यदि बढ़ चला तो दुनिया के लोग तो आप ही के माध्यम से आएंगे ना। आज कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा हो और अग्रवाल जी कह दे कि ना हम इतना 100 वर्ष से अपना जीवन यहां दे रहे हैं, मेरा ही कुछ सरकार में नहीं हो रहा तो आपका क्या होगा, यही है। तो सबसे बड़ी चीज है विश्वास, और विश्वास से ही हम उन्नति की ओर जाएंगे। इसलिए जो बिहार में रहकर जिन लोगों ने उद्योग चलाए, बिहार की समृद्धि का सपना देखा, उनको जरूर मेरा आग्रह है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो। मैं कल एआई के समिट में गया था, मैंने स्वयं कहा है कि हमें सजेशंस भी चाहिए और रोज सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जीवन में कोई बिजनेस किया नहीं है। हमको तो आप ही से सीख चाहिए कैसे इंडस्ट्री खड़ा होगा। हम पॉलिसी अच्छे जरूर बनाते हैं, इंडिया के टॉप पॉलिसीज हमने बनाया, आईटी के सेक्टर में, जीसीसी के सेक्टर में, सेमीकंडक्टर के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, लेकिन इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं आया था। उसमें दो चीजें हमें लगता था, एक लगता था कि आपका विश्वास है कि नहीं, और दूसरा लगता था सुरक्षा। इन दोनों पैरामीटर पर हम काम करना चाहते हैं। सुरक्षा दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, लेकिन एक गारंटी जरूर दे सकता हूं कि कोई आपराधिक घटना हो घटेगी तो 24 घंटे में जवाब दूंगा, इसको एश्योर करूंगा। आपकी सुरक्षा ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है। आपको रिजल्ट भी दिखता होगा। कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। कुछ लोग क्या चर्चा करते हैं हमें नहीं पता है, कुछ लोग जाति धर्म की बात करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। अपराधी अपराधी है, उसका ना कोई जाति होता है ना धर्म होता है। और मैं ये भी जानता हूं, जो अपराधी होता है वो सबसे ज्यादा तंग यदि किसी को करता है तो अपनी कम्युनिटी को करता है, अपने धर्म के लोगों को करता है। बाहर के लोगों को तो बाद में करेगा, सामाजिक संरचना में वो अपने लोगों को ज्यादा तंग करता है। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं बीसीसीआई के माध्यम से, बिहार से जितने लोग भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके सुरक्षा की चिंता सरकार करेगी। और हमने एक निर्देश भी दिया है कि आगे के दिनों में प्रत्येक 3 महीने पर एक बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हमारे जो एसपी हैं आपके एसोसिएशन के साथ जिला स्तर पर बैठक शुरू करेंगे, आपके साथ चाय पीना शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच गहराते बिजली संकट ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में घंटों बिजली कटौती, तकनीकी खराबी और लगातार बाधित आपूर्ति ने आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में 8 से 9 घंटे तक बिजली न आने से लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम की स्थिति बनी, जिसके बाद प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी। हालत की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह को आपात और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और डिस्कॉम के प्रबंध निर्देशकों को भी तलब किया गया।
और सीधा रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरीके से बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की है, क्या कुछ बैठक में निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजली को लेकर के और बिजली की जो समस्याएं चल रही हैं उनको लेकर के एक बड़ी बैठक अपने आवास पर करी, जिसमें ऊर्जा मंत्री के साथ साथ तमाम डिस्कॉम के जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही जो ऊर्जा विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब जगह लाइट की आपूर्ति बहाल करिए, तमाम तरीके की जो शिकायतें आ रही है उनको दूर करिए, और अगर कहीं लाइट नहीं आती तो जो टोल फ्री नंबर आपने बना रखा है 1912, जिस पर लोग कॉल करते हैं तो पता चलता है कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता या फिर वो घंटों कॉल उठता ही नहीं है, उनसे एक उनको सटीक जवाब मिलना चाहिए कि आखिर कितनी देर में लाइट आ जाएगी। ऐसी व्यवस्थाओं को करिए ताकि कस्टमर के अंदर भरोसा जाके, उपभोक्ता के अंदर भरोसा जाके, उसे ये ना लगे कि केवल उसे ठगा जा रहा है, उसे गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान हालात जो उत्तर प्रदेश में बिजली के हैं, उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में 8 से 9 घंटे ही केवल बिजली मिल पा रही है, बाकी समय बिजली की कटौती, यानी कि 10 मिनट के लिए लाइट आती है, फिर 15 मिनट के लिए चली जाती है, फिर 10 मिनट के लिए आती है और फिर चली जाती है। ऐसा बार बार हो रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हो गए थे। तमाम ऐसे उपकेंद्र हैं जिन पर पीएससी को लगाया गया है। मुख्यमंत्री खुद इस बात को देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर लोगों की ऊर्जा विभाग के प्रति नाराजगी पनप रही है और 2027 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में कहीं ये नाराजगी चुनावी मुद्दा न बन जाए, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज खुद स्टैंड लिया और ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा के जो विभाग के बड़े अधिकारी थे उनको सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि आप फील्ड में उतरिए, औचक निरीक्षण करिए, गांवों में जाइए, शहरों में जाइए, लोगों को गुमराह ना किया जाए। अमूमन ऐसा होता है कि जब लाइट चली जाती है उसके बाद उपकेंद्र पर कॉल करते रहिए, जो उपकेंद्र का नंबर होता है उसे होल्ड पर डाल करके या एरोप्लेन मोड पर लगा करके हटा दिया जाता है ताकि किसी उपभोक्ता को सवाल का जवाब ही ना देना पड़े। 1912 पर कॉल करिए तो बताते ठीक है, अभी पता करके बताते। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं से लोगों के मन में जो विश्वास टूटा है उसको पुनः जीवित करने के लिए, और जिस तरीके से वर्टिकल व्यवस्था लागू करी गई है उसके बाद बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए फील्ड पर उतर करके मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि गर्मी से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं कि जब तार बदल दिए जाएंगे, ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे, ये बजट वो बजट, इतने बजट पास होते हैं, इतनी बैठकें होती है, लेकिन नतीजा तो तब सामने आता है जब गर्मी पड़ती है। ये तो इस बार का मौसम का मिजाज थोड़ा ऐसा रहा कि गर्मी की शुरुआत में बारिश हो गई, लेकिन अब जब जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं वो खुल करके सामने आ रही। दावे कागजों पर कुछ और थे, हमने तैयारी कर ली है, हमने ऐसा कर लिया है, और हकीकत कुछ और है। जब राजधानी लखनऊ का ये हाल है तो आप समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों और दूसरे शहरों का क्या हाल होगा। जी बिल्कुल पुनीत, आपने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी के कारण लोगों का हाल भी खराब होता जा रहा है और मशीनें जो हैं वो ओवरलोडेड हो रही हैं, तो क्या ये माना जाए पुनीत कि समस्या कोई आज की नहीं है, ये लंबे समय से चली हुई वाली समस्या है जिसको बिजली विभाग सही नहीं कर पाया है? तो ये समस्या आज बनी है कि भाई गर्मी ज़्यादा है, मशीनें ओवरलोडेड हो रही हैं, प्रशासन भी क्या करे, मेहनत कर रहा है, और एक सवाल ये है कि लगातार पिछले कई वर्षों से इन तमाम चीज़ों पर काम ही नहीं हुआ है। देखिए, सीधे तौर पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में बिजली को प्राइवेट करने के लिए कहीं ना कहीं इस समय जो बिजली विभाग चला रहे हैं वो आउटसोर्सिंग कंपनियों के, मैन पावर सप्लाई वाले कंपनियों के लोग हैं, और दूसरी तरफ प्राइवेट इंजीनियर्स हैं। ऐसे में बिजली विभाग को प्राइवेट करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए थे। दूसरा, वर्टिकल व्यवस्था करी गई ताकि बिजली विभाग को प्राइवेट किया जाए। देखिए, पहले क्या होता था कि एक एसडीओ, एक जेई मिलकर के, जिनके अंडर में 2 या 3 पावर हाउस जितने भी आते थे, जी विश्वास और भरोसा भी कायम रहता था क्योंकि उनके सामने काम होता था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर इस वक्त आग लग रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली के तार है वो काफी जर्जर है। हालांकि बहुत से तार बदले गए, लेकिन बहुत से तार नहीं भी बदले गए। और जो सबसे बड़ी बात है कि ग्रीष्मकालीन ऋतु आने से पहले एक बड़ा बजट पास होता है और ये दावा किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जर्जर तारों को बदल दिया जाएगा। जो ट्रांसफार्मर है वो हीट ना होने पाए, ओवर हीटिंग ना होने पाए, उसके लिए हमने ये इक्विपमेंट लगाया है, ये परचेजिंग करी है। लेकिन चलिए ठीक है पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखा जा सकता है कि किस तरीके से बिजली की दिक्कतें उत्तर प्रदेश में हो रही है और सरकार उसके लिए काम भी कर रही है। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर को सौंपने को कहा है। सरकार ने कहा है कि लगभग 27 एकड़ का ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए ज़रूरी है। इस कदम से लगभग 1 सदी तक दिल्ली के प्रभावशाली और अभिजात वर्ग के मेल जोल का केंद्र रहे इस क्लब के बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली के लुटियंस रोड के बीचों बीच 2 सफदरजंग रोड पर स्थित विशाल परिसर इंपीरियल
दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड को सामाजिक और खेल क्लब के संचालन के लिए पट्टे पर दिया गया था। क्लब के अचानक बंद होने के विरोध में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि 30 साल तक नौकरी करने के बाद क्लब को बंद किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बताया इन लोगों ने। अचानक आके हमसे कहा जी कल 5 जून को कोर्ट का ऑर्डर है, कल बंद हो रहा। हमें तो बहुत धक्का लग रहा। यहाँ पे नौकरी करने कम से कम 35-40 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ नहीं। अचानक ऐसे लोग भेजा गया कल, अचानक हमें कल पता लगा। अब सब परेशान है। कुछ लोग यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 20 साल से। हमने खुद 36 साल हो गए हमें जॉब करते हुए। हम कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? अचानक हमारी तो कुछ मिलेगा? हमारा कहने, हमें पहले कोई नोटिस दिया था, पहले बताया था, हमें कुछ नहीं पता। अचानक से खबर देनी, अचानक कोर्ट का ऑर्डर है, हमें कोई कुछ नहीं बताया हम लोगों को। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा कहने है जब तक हमारी जॉब है, जब चलनी चाहिए हमें, जब तक नौकरी बाकी है, हमें बाकी नौकरी मिली, सबका होना चाहिए, कुछ ना कुछ सबका स्टाफ का। अब क्या इससे आगे क्या बोल सकते हैं? हमें तो जहाँ का लग जाएगा। हमें, मेरा नाम केसर है। मैं हॉस्पिटल का काम करती हूँ। मेरी उम्र देख रहे हो आप? मेरी उम्र देख रहे हो? कई साल हो गई काम करते, 25-30 सालों से काम करते करते ये हो गया। अब ये क्लब चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। हमारे बच्चे वैसे ही रोड पे आ रखे, हमारी झुग्गियां वैसे ही टूट रही हैं। 26 तारीख को आदेश मिला हुआ है हमें तोड़ने का। ये रस हमारा घर चल रहा था, हमारी रोजी रोटी चल रही थी, इससे हमारा ये भी छीनने जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या बोले सर जी, आप क्लब हटा रहे हो, मोदी जी हटा रहे क्लब को, हम कहाँ जाएंगे? चाचा मैं जहर लाके देता हूँ, जहर खा के यही मर जाते हैं। सबसे बढ़िया यही रहेगा। कहाँ जाएगा अगला इंसान? रोजी रोटी छीन जाएगी तो कहाँ जाए? हम लोग भीख मांगने लायक भी नहीं रहे आप ये बुढ़ापे में। हमें कुछ नहीं है। हम इतना हाथ जोड़ना चाहते हैं कि क्लब को आप यहाँ से बंद मत करो, हमें कहीं मत भेजो। इस टाइम पर हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हमारी उम्र हो चुकी है। विकास यादव, किस तरीके से लगातार जिमखाना क्लब को लेकर खतरा मंडरा गया है, तो उसको लेकर कर्मचारियों की क्या मांग है और ये फैसला आखिर क्यों लिया गया? आपको आवाज आ रही है? चलिए, फिलहाल लगता है तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से जिमखाना क्लब को जो लीज पर दिया गया था, अब 600 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट फिलहाल खड़ा हो गया है और क्लब में काम करने वाले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। 600 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। उनके जो रोजी रोटी, या फिर आप कह लीजिए कि जो लंबे समय से वहाँ पर लोग काम कर रहे थे, अब उन लोगों ने सरकार प्रशासन से मांग की है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और इतने लंबे समय से जो जिमखाना क्लब चल रहा था दिल्ली में, उसको अचानक से 5 जून तक खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। विकास हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, इस तरीके से 5 जून तक जिमखाना क्लब को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। अब फिलहाल इसमें जो अपडेट आ रहा है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और क्या कुछ उनकी मांगे और आखिर ये फैसला क्यों लिया गया? विकास, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, आपने मेरा सवाल सुना? जी विकास, फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आ रही है, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रशासन से मांग हो रही है? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना को लेकर 5 जून तक का आदेश दिया है कि इस जिमखाना को 5 जून तक खाली कर दिया जाए, क्योंकि ये जो जमीन है वो लीज पर दी गई थी और अब इसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 जून तक इसको खाली कर दिया जाए। अगर बात की जाए तो ये पूरी जो जमीन है वो 27.3 एकड़ का ये भूखंड जो कि बताया जा रहा है रक्षा के लिए, बुनियादी ढांचों के लिए इसको खाली कराया जा रहा है। और इसको लेकर पहले ही कई सारी बातें चल रही थी। लोग इसको लेकर कह रहे थे कि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्लब है जिसको लेकर कई लोगों की यादें भी जुड़ी हुई हैं। हमने अभी देखा तत्काल में जो कि पूर्व IPS रहे किरण बेदी, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि ये केवल क्लब नहीं है,
ये एक हमारे जब हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, उस समय से हमारी यादों से जुड़ा हुआ है और उन्होंने कई सारी तमाम सारी बातें जोड़ी हैं। उन्होंने कहा है इसको लेकर महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जमीन स्तर पर इसको लेकर कोर्ट को दोबारा इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट इस पर दोबारा विचार करे, इसको लेकर भी कहा गया है। और अगर इसकी बात करूं, इसका जो इतिहास है उसका जो गठन हुआ था इस क्लब का वो 1912 में हुआ था। आजादी के बाद इसको पूरी तरीके से जो कि कहीं ना कहीं एक क्लब के रूप में लीज पर दे दिया गया था और अब इसको लेकर वो कहा गया है सरकार की तरफ से कि ये एक बुनियादी और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, हम इसको दूसरे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे, जिसको लेकर आप कोर्ट ने कह दिया कि 5 जून तक इसको खाली कीजिए। अदरवाइज अगर आप खाली नहीं करते हैं, अधिकारियों को नहीं सौंपते हैं, तो इसको लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसको अपने कब्जे में लिया जाएगा। लेकिन विकास, उन लोगों का क्या होगा जो 600 लोग यहाँ पर काम करते हैं? बता रहे हैं लोग कैसे 30-30 साल से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका घर चलता है, उनकी रोजी रोटी के बारे में सरकार ने या कोर्ट ने कुछ सोचा है? अभी इसको लेकर किसी भी तरीके का कोई बयान ना तो सामने आया है, ना ही किसी तरीके का कोई ऐसा प्रेस रिलीज आया है, कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया है जिसको लेकर कहा गया हो कि जो लोग काम करने वाले हैं उनकी कहीं ना कहीं मांग तो है। क्योंकि अगर ये जिमखाना जो क्लब है वो बंद होता है तो इसको लेकर तमाम सारी जो आवाजें हैं वो उठती नजर आ रही है। सड़कों पर लोग कह रहे हैं कि इससे जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो रोजी रोटी चलती थी उस पर एक रोक लग जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब इसको लेकर सरकार से मांग भी कर रहे हैं लोग कि जी चलिए विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 5 जून तक खाली करने के आदेश दिए गए। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इन लोगों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी यहाँ से छुड़ी हुई। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।